नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं देश की सबसे बड़ी समस्या की बात करने वाला हूं। मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी की बात नहीं कर रहा हूं। वो देश की सबसे बड़ी समस्या कतई नहीं है। संवेदनाएं हैं मेरी परिवार के साथ, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। कंगना रनाउत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तकरार भी देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है, बनाई जा रही है। लेकिन भारत चीन एलएसी पर जो तनाव है, जो तकरार है, वो कहीं बड़ी समस्या है। लेकिन दरअसल सबसे बड़ी समस्या कोरोना काल है। ये आपदा काल, ये संक्रमण काल, कोरोना का भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अर्थव्यवस्था खुल रही है, अनलॉक 4 में हैं हम, मेट्रो सेवाएं भी चलने लगी हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, कल से संसद का सत्र भी शुरू हो जाएगा। लेकिन कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये ग्राफ फ्लैटन नहीं कर रहा है। डिप करने की बात तो छोड़िए, बहुत जगह सेकेंड वेव भी शुरू हो चुकी है। 47.5 लाख का आंकड़ा संक्रमण पार कर चुका है। एक्टिव केसेस भी 10 लाख होने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते से हर रोज जो नए केसेस हैं उनका आंकड़ा 90,000 को पार कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 94,372 नए केसेस सामने आए हैं। 1,114 लोगों की जान ले ली है इस कोरोना वायरस ने। लेकिन हम लापरवाह भी होते दिख रहे हैं, हम बेपरवाह भी होते दिख रहे हैं। इसे न्यू नॉर्मल भी मान लिया है कि अब कोरोना है तो क्या करें, अब सब कुछ खुल ही रहा है तो ठीक है, हम भी चलते हैं। और ये तो ऐसी बीमारी है कि अपने आप ठीक भी हो जाती है, इसके तो लक्षण भी नहीं दिखते। बहुत से लोग तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अब मुझे क्या पता। तो ये भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जैसे मैं अपना भी उदाहरण दूं, भ्रांति ये भी फैलाई जा रही है। मेरा एक ट्विटर हैंडल है जिस पे लास्ट ट्वीट मैंने कभी 2014 में किया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बहुत सारे फेक ट्विटर अकाउंट्स बन गए हैं मेरे नाम पर और दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं। मैं उन लोगों को आगाह करना चाहूंगा, उनसे निवेदन भी कर रहा हूं, ऐसा मत कीजिए, ऐसी गलती ना कीजिए। ये भ्रामक है। आप अपने नाम से जो ट्वीट करना चाहते हैं वो कीजिए। सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ट्विटर इंडिया को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। लेकिन मैं मुद्दे पर आता हूं। भ्रांतियां फैल रही हैं, अर्थव्यवस्था खुल भी रही है, और एक और बड़ी समस्या है, कोरोना के चलते ही पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, बेरोजगारी पहले भी थी, लेकिन अब 23.9% का गोता लगा दिया है हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर ने। तो कोरोना से डरने की भी जरूरत नहीं है। हम ये कार्यक्रम जो आज कर रहे हैं, और देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स का पैनल मैंने बनाया है, मैंने उनको न्योता दिया, मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। ये कोरोना वॉरियर्स आपको आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाएंगे हमें क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। वैक्सीन आएगी तो कब आएगी, क्या उसी के भरोसे हम चलें, हमें क्या कुछ और करने की जरूरत है। ये तमाम सवाल जो हैं उनसे आपको रूबरू कराने वाला हूं, उनके जवाब भी आप तक पहुंचाने वाला हूं। आज मैंने बात की थी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी, और उन्होंने भी आपको क्या नसीहत दी है, पहले उस पर एक नजर डाल लीजिए। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चेंज करके कोविड बिहेवियर फटीग हो गया है। कई लोग थक गए हैं कि अब इतने महीने हो गए हमें अंदर रह रहे हैं, मास्क लगाना पड़ा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है, और अगर हम बाहर जाएं तो ये देखने में आता है कि ये सब चीज़ें लोग नहीं कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठे मिल रहे हैं, क्राउड्स बन रहे हैं, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग तो कई मार्केट्स में या कई जगह पे बिल्कुल नहीं है। तो इसके कारण जो वायरस है वो तो कहीं गया नहीं है, और हमें ये भी पता है कि अभी हमारे में कोई हर्ड इम्यूनिटी है नहीं। जो आंकड़े आए हैं आईसीएमआर से, उसमें भी लगभग सिर्फ 20% लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन है, 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको अभी प्रोटेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जो हम रिसर्जेंस देख रहे हैं, कई जगह पे हम देख रहे हैं केसेस जो कम हो गए थे बढ़ रहे हैं, वो इसके कारण है। और प्रधानमंत्री ने भी आपको, हम सबको, देशवासियों को आगाह किया है
कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ढिलाई मत बरतिए दर्शकों, कतई नहीं। इसलिए आज संडे की शाम आपको ये अहम जानकारी, तमाम जवाब आपके सामने मैं पहुंचाने वाला हूं। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये मूल मंत्र ना भूलिए। आज का सबसे बड़ा सवाल, कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन और टीका आने तक और क्या सावधानियां बरतें। चर्चा में मेरे साथ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं मेरे साथ। डॉक्टर एस.के. सरीन, डायरेक्टर हैं ILBS के। डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन हैं मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर। हर अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। क्रिटिकल केयर के बारे में बताएंगे, सामान्य बातें भी यहां पर बताई जाएंगी। डॉक्टर अरविंद लाल, चेयरमैन और MD हैं लाल पैथ लैब्स के, टेस्टिंग को लेकर जो ये 4 T's हैं, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डॉक्टर JS अरोड़ा हैं, एडवाइजर रह चुके हैं पेशेंट सेफ्टी के, WHO में एडवाइजर हैं बल्कि। और सैयद अब्बास, सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च सिंगापुर। तो हम रिसर्च से जुड़ी भी बातें करने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर सरीन, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह रहे थे ना, एक फटीग आ गई है क्या कि अरे कब तक झेलें कोरोना को, अब निकल लेते हैं घर से, सब कुछ तो खुल ही रहा है। इस फटीग से भी हमें कहीं ना कहीं बचना होगा ना। देखिए, घर से निकलने में और इकोनॉमी को खोलने में, सोसाइटी को खोलने में कोई बुराई नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी हैं कि आपके सामने वाले ने मास्क पहना है और आपने मास्क पहना है, क्योंकि वायरस जो है सिर्फ इसी माध्यम से जाता है। सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जैसे टेलीफोन कर रहे हैं तो फट से उन्होंने मास्क उतारा, मुंह को बोलना शुरू किया और फ़ोन लगा लिया। खाना खाया तो उस समय उन्होंने मास्क उतार लिया, ये बिना ध्यान रखे कि सामने वाले ने मास्क पहना है या नहीं पहना है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यू प्रोटेक्ट अदर्स एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हम इसमें फटीग की कोई बात नहीं, आप बाहर जाएं, आप काम करें। बल्कि एक स्टडी 2 दिन पहले आई है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, अमेरिका में और हमारे वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल में है, न्यू इंग्लैंड जर्नल में, कि जिन लोगों ने मास्क पहना है और जिस सोसाइटी में मास्क पहना है, वहाँ एसिम्प्टोमेटिक लोग 40% से 80% हो गए। और क्या हुआ उसके अंदर कि बहुत छोटी क्वांटिटी वायरस के अंदर जाती है। अगर आप मास्क पहने और सामने वाले को इन्फेक्शन है तो आपके जैसे 100 वायरस के पार्टिकल हैं, उसमें से 2 या 1 ही जाएंगे। एंड इट वर्क्स लाइक ए पार्शियल वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। जैसे चिकन पॉक्स में हुआ करता था, उसका भी उदाहरण दिया गया है डॉक्टर सरीन। एग्जैक्टली, जिसे वेरियोलेशन कहते हैं, कि आपके पस्ट्यूल हैं, उसमें से आपने निकाला जरा सा पस स्मॉल पॉक्स में, और जब वैक्सीन नहीं आई थी स्मॉल पॉक्स की, उस समय उसी को लगा दिया करते थे। लोगों में थोड़ा सा फीवर या इन्फेक्शन होता था पर स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उसी तरीके से ये वाला अगर पद्धति आप माने कि भाई हाँ N95 मैंने लगाया है तो 100 पार्टिकल ना सही, उसमें से 2-3 वायरस के पार्टिकल जाएंगे और मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर आपके करीब 1.5 लाख लोगों के अंदर वायरस पॉजिटिव आया, पर रहते 2 करोड़ हैं, तो करीब 1.5%, 1% लोगों के अंदर वायरस पॉजिटिव है। पर आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो 30% में है, 1/3 ऑफ दिल्ली। तो इन लोगों में क्या हुआ होगा, ये सोचने की बात है। इसमें साइंस जो है टेस्टेड नहीं है, पर ये सोचने की बात है कि एंटीबॉडी उनमें बनी उसी मेथड से, पर उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो बीमार नहीं पड़े, हॉस्पिटल नहीं गए, दवा नहीं खाई। तो इसी बात को अगर ध्यान में रखें और हम ढिलाई छोड़ के सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखें कि सामने वाले ने अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर मास्क पहना है, सारा एरिया कवर किया है, और आपने पहना है, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर यतिन ओझा, एक सेकंड सर, डॉक्टर यतिन ओझा, यतिन मेहता, माफ कीजिएगा, डॉक्टर यतिन मेहता, देखिए यहां पर मेरी मंशा कार्यक्रम में लोगों को डराने की नहीं है, वैसे भी ये संडे इवनिंग है,
पर एक डर को भी ना मैं दो कैटेगरीज में अगर डिफाइन करूं तो सर बताइएगा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। एक पॉजिटिव डर होता है, एक नेगेटिव डर है। एक तो कि आप घर में बैठ जाएं कि भैया बाहर ही नहीं निकल सकते, ऐसे भी लोग हैं जो इस कदर डरे हुए हैं। पर एक डर है और डर में मैं एहतियात बरत रहा हूं और अपना काम भी कर रहा हूं, वो मैं पॉजिटिव डर कह रहा हूं। तो डॉक्टर यतिन मेहता, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को? अभी कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, क्योंकि कुछ लोग तो इतने डरे हुए हैं और अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब बंद है। घर में डरे हुए, ग्लव्स पहन के बैठे हुए हैं, मास्क पहन के। और कुछ लोग हैं वो बिल्कुल बेतहाशा बाहर घूम रहे हैं, जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया, कोई प्रिकॉशंस नहीं, कुछ नहीं, भीड़ में घूम रहे हैं, बहुत बहादुरी दिखा रहे हैं अपनी। ये दोनों गलत है। अगर आप मास्क कर रहे हैं, सेफ डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और अपने हाथ साफ रख रहे हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स में भी ये देखा गया है कि जो डॉक्टर्स कोविड आईसीयू में काम करते हैं उनको कम कोविड हो रहा है। जो लोग बाहर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं नॉन कोविड एरिया में, क्योंकि वो प्रिकॉशंस इतनी नहीं ले पाते, इसलिए उनमें ज्यादा कोविड हो रहा है। इसलिए जिंदगी पूरी रुक नहीं सकती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो चलनी ही पड़ेगी, तब तक लोग घर पे बैठेंगे। लेकिन अगर ये प्रिकॉशंस आप लेते हैं, जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक और कोई चारा है नहीं हमारे पास। सरकार ने जो करना था लॉकडाउन किया शुरू में, उन्होंने फैसिलिटीज क्रिएट की, हॉस्पिटल्स क्रिएट किए, आईसीयूज क्रिएट किए, वेंटिलेटर्स बनवाए, पीपीई बनवाए, वो उनका काम हो चुका है। अब सारा हमारे पे डिपेंडेंट है। अगर ध्यान से आप ये सेफ डिस्टेंसिंग और ग्लविंग और मास्किंग को प्रिकॉशंस लेते हैं तो नॉर्मल एक्टिविटीज आपकी चल सकती है और सारी देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन इंसिडेंस ज्यादा है पर इतना ज्यादा नहीं है, और फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में अभी उसकी वजह से मौत कम हो रही है। पूरे दुनिया में 4% के करीब है मौत, हमारी 2% से कम है, इसलिए अच्छी बात है। और तब तक उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक वैक्सीन शायद आ जाए या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर आ गया तो इस साल हमें निकालना है बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करके, तो ठीक रहेगा। आपने वैक्सीन का जिक्र किया, मैंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से ये सवाल पूछा था और मैं आप सबसे ये सवाल पूछने वाला हूं। क्रिस्टल गेजिंग कराऊंगा, आप एक्सपर्ट्स हैं, आप डॉक्टर हैं, भविष्यवक्ता तो नहीं हैं, लेकिन आपका इन्फॉर्म्ड ओपिनियन मैं यहां पर चाहूंगा दर्शकों को भी, ताकि ये पता लग पाए कि कब तक वैक्सीन आ सकती है। और वैक्सीन को लेकर मैं थोड़ी जानकारी दर्शकों को दे दूं। 180 वैक्सीन पर काम चल रहा है, 35 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज पर हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। 9 वैक्सीन फेज 3 में ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन रुक गई थी, एक मरीज ने थोड़े अलग तरह के सिम्टम्स दिखाए, लेकिन वहां पर काम शुरू हो गया है। भारत में अभी उस पर रोक जारी है। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मेरा ये मानना है कि वैक्सीन जो है अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आनी चाहिए और कॉस्ट जो है इसकी कम होगी, मे बी $1 या $2 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने वाला है। कई वैक्सीन ऐसी होती है कि बहुत कम लोगों में के लिए उनको दिया जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन हम यहाँ करोड़ों डोजेस की बात कर रहे हैं, तो जब भी आपका नंबर ज्यादा होता है कॉस्ट एकदम कम हो जाता है, तो इसलिए कॉस्ट शायद इसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी। यानी कि 75 रुपए से 150 रुपए, 100 से 150 रुपए की वैक्सीन अर्ली नेक्स्ट ईयर। सैयद अब्बास साहब, आप क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च से जुड़े हैं, ये टाइमलाइन दिख रही है ऐसे हासिल हो जाएगी कि अगले साल तक इससे थोड़ा पिंड छूट सकता है, वैक्सीन आ जाएगी? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एकदम सही अनुमान लगाया है। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। और उसके पहले थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा। कई बार मैंने न्यूज में बोला है कि ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव फियर जरूरी है, लेकिन इंडिया में डर कहीं बहुत पीछे छूट गया, जो डर चाहिए। और हम ठीक है 45 लाख लोगों को अभी हुआ है, 80,000 लोग मरे हैं, बट बाकी 120 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि जो 80,000 मरे हैं वो किसी के घर के लोग मरे हैं। दैट इज नॉट ए स्मॉल नंबर। और ये इंडिया, मैं किसी को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराता, मैं कंपेयर करता हूं और कंट्रीज की भी इकोनॉमी खुली हुई है। जापान खुला हुआ है, सिंगापुर में मैं हूं, मैं डेली बाहर निकलता हूं, खुला हुआ है। हम बचे हुए हैं। क्यों बचे हैं? उसका रीजन बहुत सिंपल है कि हम केयर कर रहे हैं। हम मास्क लगाए बिना बाहर नहीं निकलते, हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं, हम मास्क के साथ खिलवाड़ नहीं करते। मास्क के साथ खिलवाड़ अपनी जान से खिलवाड़ करना है आज की डेट में, इंडिया में तो और ज्यादा, क्योंकि नंबर्स बहुत बढ़े हुए हैं।
तो अगर अब मैं बात करता हूं रियलिटी की, वैक्सीन दिसंबर में भी लॉन्च हो सकती है, और रशिया ने तो पहला बैच अपना लोगों को लगाना स्टार्ट कर दिया। सिनोवैक चाइना ने भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए स्टार्ट कर दिया, अप्रूव कर दिया है। रियलिटी ये है कि मैक्सिमम वैक्सीन जो अभी आएगी दिसंबर या जनवरी में, स्टार्टिंग उसकी इमरजेंसी यूज से ही होगी। तो हम उतने पॉजिटिव नहीं रहे कि आएगी और सबसे पहले मेरे लिए वैक्सीन हाँ, रखी हुई ओवर द काउंटर सबको अवेलेबल हो जाएगी और मैं कहूंगा लाओ जी 5 टीके दो, घर में लगा दिए। वैसा कुछ भी नहीं होना है। तो हमारी जिंदगी वैसी ही रहने वाली है अगले कुछ और महीनों तक। तो वैक्सीन आगे एक पॉजिटिव उम्मीद बन जाएगी। हाँ, लेकिन नंबर्स कम नहीं होंगे वैक्सीन आने के बाद दिसंबर जनवरी में, वो अपने जैसे रहेंगे अगर हमने केयर नहीं की। मैं यहां पे ये भी अग्री करता हूं सारे पैनलिस्ट से, अगर आज की रात से इंडिया में सारे लोग केयर स्टार्ट कर दें, ये नंबर अगले 14 दिन बाद अपने आप कम हो जाएंगे, डेथ्स कम हो जाएंगी, वायरल लोड कम हो जाएंगे। असिम्प्टोमेटिक केस आते रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरल लोड कम हो जाएगा, नंबर ऑफ केसेस डेली के जो अभी हम 1 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं वो डाउन हो जाएगा। इसको हम एक रात में चेंज कर सकते हैं, हम अगर अपना एटीट्यूड बदल दें कल सुबह से तो। और वैक्सीन आई भी 120 करोड़ की जनता है इंडिया की, मैन्युफैक्चरिंग करके, और सिर्फ यही नहीं 700 करोड़ की जनता है पूरी दुनिया की। तो ये जो वैक्सीन बन रही है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रही है, बाकी और 600 करोड़ लोग बैठे हुए हैं जिनको चाहिए। तो हम ये उम्मीद में न रहें कि वैक्सीन बनेगी और हमारे लिए इंतजार कर रही है। तो ये कहना कि अर्ली नेक्स्ट ईयर वैक्सीन आ जाएगी, उसका मतलब ये नहीं ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगी और जी बल्ले बल्ले और ये कोरोना का खेल खत्म, ऐसा नहीं होने वाला है। तो डॉक्टर अरविंद लाल, मैंने जो 4 T's की बात की, और आप ये ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, आपकी जो संस्था है वो एक अहम भूमिका उसमें निभाती है। पहले सरकार कर रही थी, अब प्राइवेट लेबोरेटरीज भी करने लगी हैं। ये जो आंकड़ा कह रहे थे अभी सैयद अब्बास, आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। सेकंड वेव, डॉक्टर गुलेरिया भी कह रहे हैं कि भाई सेकंड वेव सर्टेन एरियाज में शुरू हो गई है। तो अभी तो हम टेस्टिंग की भी बात करें, 5 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई है। ये टेस्टिंग भी किस लेवल तक जाएगी तब हमें पता लग पाएगा कि ये पीक आउट किया है कि नहीं किया है अभी संक्रमण। और लापरवाही का आलम तो सर ये है, आप दिल्ली को जानते हैं, अब मेट्रो सेवाएं शुरू हुई हैं 7 तारीख से, बिना मास्क लगाए लोग मेट्रो में घुसे जा रहे हैं, अपनी जान पर तो खतरा डाल ही रहे हैं, दूसरों को भी संक्रमित करने का खतरा फैला रहे हैं। जी हाँ, तो आप सही फरमा रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग है ये तो बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसके लिए हमें सिर्फ यही कहना है जो सबके सब कह रहे हैं कि टेस्ट, ट्रैक एंड आइसोलेट, इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। देखिए, एक साइड पे सरकार गलत नहीं है कि लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, जब आदमी पैसा नहीं कमाएगा 5-5, 6-6 महीने, तो खाएगा क्या बेचारा। और उसका ये मतलब नहीं है कि वी थ्रो कॉशन टू द विंड्स। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। सो एज अ मेडिकल डॉक्टर, और हमारे जितने भी भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने तन मन धन से काम करा है और 5-5, 6-6 महीने एक वार्ड में नौकरियां करी हैं, दिन रात सेवा करी है, और इतने लोग इन्फेक्ट हुए हैं और कई बहुत सारे डॉक्टर मरे भी हैं। तो पब्लिक को ये प्लीज सोचना चाहिए कि ये लापरवाही है, ये बहुत महंगी पड़ेगी हमें। वैक्सीन आएगी, पक्का आएगी, पर वैक्सीन पहले दिन सबको नहीं मिलेगी। और मेरे हिसाब से तो 3 वैक्सीन अगले जून तक आ जाएगी भारतवर्ष में, और उसके लिए सबसे पहले मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलनी चाहिए, और जो एल्डरली है, जो ज्यादा जिनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट इज नॉट द आंसर। आंसर इज दैट सम सिविक सेंस। अब आप नहीं सुधरेंगे, आप कब सुधरेंगे? सो बिल्कुल इसका जो डॉक्टर्स को जो काम है, डॉक्टर्स बेचारे अपना काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं। तो पब्लिक को ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अनलॉकिंग का ये मतलब है कि बिल्कुल खुली छूट मिल गई है। तो इसके लिए मैं एब्सोल्युटली लोगों से ये बिल्कुल प्रार्थना करता हूं कि अपने आप को प्लीज संभालें। थैंक यू। डॉक्टर JS अरोड़ा, देखिए जो समझदार लोग हैं, लापरवाह लोग भी हैं हमारे समाज में, वो सारी जो ये हिदायत हैं उनको फॉलो करते हैं। अब मैं ऑफिस आता हूँ, मैं मास्क लगा कर आता हूँ, न्यूज़ रूम में हूँ मैं मास्क लगाता हूँ, अभी मैं स्टूडियो में हूँ मुझे मास्क उतारना पड़ता है, मैं हाथ धोता रहता हूँ हर 2-3 घंटे, पर मैं 24 घंटे मास्क नहीं लगा सकता। फिर मुझे कुछ लोगों से मिलना भी होता है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करता हूँ, पर मैं घर जाता हूँ, जाकर नहाता भी हूँ।
तो ये एहतियात बरतने के अलावा ये बातें, और मैं रीआइटरेट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं दर्शकों के सामने, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें, फिर भी और क्या कुछ एहतियात बरतनी होंगी। मैं लगातार ये तो नहीं कर सकता, बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं। अब एसिम्प्टोमेटिक लोग सामने बैठे हैं, उनमें लक्षण तो है नहीं पर वायरस तो है, अब वो मुझे कैसे पता लगे? तो मैं और क्या कुछ कर सकता हूं? मैं इसके बारे में आपको, जैसे सब लोगों ने कहा कि अनलॉक के बाद लोगों ने का बिहेवियर जो है बिल्कुल ऐसा हो गया है, तो मैं इसके लिए दो बात बताना चाहूंगा। एक तो मैं रूटीन में भी क्लिनिक में देखता हूँ, रेगुलरली मेरे पेशेंट आते हैं कोविड के भी। अगर कोई भी आदमी, किसी को कोई सिम्टम आते भी हैं, तो वो पहली बात तो 2-3 दिन तक घर में रहता है, वो अपना टेस्टिंग नहीं कराता। जब 2 दिन के बाद आएगा तब भी टेस्ट बोला जाएगा तो डॉक्टर साहब अभी नहीं, कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे। यानी कि जो उसने इम्पोर्टेंट 4-5 दिन है, वो 4-5 दिन के अंदर कम से कम 50 लोगों को जो है वो अपना इन्फेक्शन दे देता है। जब उसके माइल्ड सिम्टम होते हैं वो दूसरों को इन्फेक्शन देता है, अपनी पूरी फैमिली को देता है, और ये फैमिली के जो मिलने जुलने वाले हैं वो आगे आगे बढ़ते जाती है। एक तो ये कारण है बहुत ज्यादा जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है। दूसरा एक चीज और देखने में आई है, जो यंग लोग हैं, जो 20 से 40 साल वाले हैं, उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर हमें ये इन्फेक्शन होगा तो हमें तो स्फीयर होना नहीं है, हमारी जान को खतरा तो है नहीं, तो वो अपना थोड़ा सा छूट लेके घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अब मास्क नहीं पहनते, केयर नहीं करते, और वो इन्फेक्शन खुद भी लेते हैं, दूसरों को फैलाते हैं। ये भी एक भ्रांति है ना डॉक्टर अरोड़ा, बहुत अहम आपने बात कही। मतलब लोगों में ऐसा हो गया, अरे भाई जिसके डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उन्हीं को परेशानी में डालेगा। अरे मैं तो हट्टा कट्टा हूं, अरे हो गया, खांसी जुकाम होती है और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये भी है, एक मानस बना हुआ है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था। एक तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है कि पहली बात तो ये है कि आपकी एज कुछ भी है, आपको जो है पूरा मास्किंग करनी है, हैंड हाइजीन रखना है और सोशल डिस्टेंस रखना है। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर हमारा दूसरे आदमी से इंटरेक्शन 5-4 मिनट का, 7 मिनट का रहता है, तो भी इंफेक्शन जो है एक से दूसरे को नहीं जाता। अगर हमें किसी से जरूरी मिलना भी है, जरूरी काम भी करना है, मार्केट जाते हैं, किसी दुकान से सामान लेना है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 2-4-5 दिन के अंदर, 5 मिनट के अंदर, या क्लिनिक का पेशेंट आता है तो इतनी देर में अगर उसका काम हो जाता है तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि ये मत सोचे कि मुझे होगा तो हल्का होगा, तो आपको अगर हल्का होगा तो आप अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं या दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इसलिए जो है टेस्टिंग जो है वो जल्दी से जल्दी कराएं और उसका इमीडिएटली जाके जो है ट्रीटमेंट है। हाँ, तो यहाँ पर बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, फन्ने खां बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सादी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे मेरे होगा नहीं, आपके हो गया, घर में आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। डॉक्टर सरीन, यहाँ पर मैं आपकी एक्सपर्टीज चाहूंगा। जो डायबिटीज के लोग हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ये ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो घर में सबके बुजुर्ग हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई, लेकिन अभी भी संस्कार परंपराएं हमारी बची हुई हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, ये आपने अच्छा एक सवाल किया। जैसे लिवर के बारे में है, किन लोगों के अंदर ज़्यादा कोविड का इन्फेक्शन या सीवियरिटी हुआ है, इस पर बहुत स्टडीज़ हैं। और जिन लोगों के लिवर में फैट है, उन लोगों के अंदर कोविड का इन्फेक्शन सीरियस है। अब जिनमें फैट है उन्हीं को डायबिटीज़ जनरली होती है, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ लाइक ए लिवर डिजीज़। उन्हीं में ब्लड प्रेशर है, उन्हीं के अंदर ब्रेन की और बाकी सारी प्रॉब्लम्स है। और भारत के अंदर 1/3 30% लोगों में लिवर में फैट है। तो ये सोचना कि ये यंग है, ये ओल्ड है, ये ओवरवेट है, ये डायबिटिक है, इज़ नॉट करेक्ट। आई थिंक एवरीवन हैज़ इक्वल रिस्क, एंड देयरफॉर क्योंकि सब 1/3 के अंदर फैट है तो ये ध्यान रखें। और फैट से क्या होता है कि इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर फैट है और अल्कोहल ले लिया, फैट है या डायबिटीज़ है, तो आपका हाल बुरा हो सकता है। एज इज़ नॉट, उनमें कार्डियक इवेंट ज़्यादा। अरे भाई 24 साल का था, कोविड हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि एज इज़ नॉट अगेंस्ट। हाँ, जो घर पे हैं, प्री डिस्पोज्ड है, उनके लिए ज़रूरी है। बट दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हम लोगों को कवर करना है, हाउ डू वी इंक्रीज एंड फाइंड आउट। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि 5 MPs, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अटेंड करने के लिए पार्लियामेंट आए और उनके अंदर पॉजिटिव पाया।
हम लोगों ने दिल्ली के अंदर एक जो सिस्टम लगाया कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल जाए उसका आप टेस्ट कर लीजिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे ILBS में पेशेंट आया, पेशेंट को तो नहीं है कोरोना, पर उसके साथ जो अटेंडेंट है उनको पॉजिटिव निकल रहा है, उन्हें कोई सिम्टम नहीं। 15-20 अटेंडेंट्स के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो मेरा ये विचार है कि जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 या 25 से ज़्यादा लोग हैं, एक नर्स को रख लें और आराम से आप अपना कोविड टेस्ट कराएं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई भी सिस्टम सेटअप हो सकता है, सब टेस्ट करिए। हमें 60,000 नहीं, हमें 2 लाख 3 लाख टेस्ट करने हैं। हर पॉजिटिव व्यक्ति को अलग करना है और कोशिश करें कि इसके बाद में स्प्रेड नहीं हो। थर्ड थिंग हमें ध्यान रखना है कि अगर अर्लीस्ट सिम्टम है, अब आप घर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अगर कोई सा भी सिम्टम है तो घर ना जाएं, और जाएं तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, क्योंकि बुज़ुर्गों में समय नहीं मिलता, 24 घंटे भी नहीं मिलते, ऑक्सीजन का इतना जल्दी लेवल कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि ज़रा से भी सिम्टम्स हो या आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। योर जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट नॉट यू बट ऑल्सो ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। और एक और चीज़ है जी, जो आपने कहा और डॉक्टर अरोड़ा ने भी ध्यान दिया कि लोग भूल रहे हैं। मैं बार बार इस बात को ये कहूँगा कि आप ये भूलें नहीं कि ये कभी 1.5 साल हमें इसको भुगतना है। 2021 एंड तक एज़ पर WHO दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, कोई आसानी नहीं है। और वैक्सीन्स जो हैं डिफरेंट क्वालिटी की हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स जो आएंगे, आप समझते हैं कि उसमें 100 में से 100 लोग ठीक हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। 50% तो WHO ने कहा है कि आप वैक्सीन लगाइए। कर रहा है, तो अभी हमें ये नहीं मालूम ये कोई अचूक दवा आ गई और ये समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और डॉक्टर यतिन मेहता, आप क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट हैं, जो बात डॉक्टर सरीन कह रहे थे उसे ही आगे बढ़ाया जाए तो देखिए, घर में बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग ये टेस्टिंग को लेकर एक अवर्जन है, अरे मैं तो अभी ठीक हूं, मैं क्यों टेस्ट कराऊं। और टेस्टिंग होने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। किसे टेस्ट, चाहे उसे सिम्टम हो ना हो, फौरन टेस्ट करा लेना चाहिए। आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या होगी डॉक्टर मेहता? देखिए, इसमें सारी पॉपुलेशन को टेस्ट करना ठीक नहीं है जी, लेकिन आप किसी के प्रॉक्सिमिटी में आए हैं, किसी के पास आए हैं जो पॉजिटिव है, या आपको जरा भी सिम्टम सजेस्टिव लग रहे हैं, या आप हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इन मरीजों को देख रहे हैं, सब रेगुलर टेस्ट कराना ठीक है। इसलिए जो हम पहले, आज से 6 महीने पहले किसी को जुकाम, नजला या खांसी होती थी और आपने थोड़ी बहुत दवाई ली, पैरासिटामोल लिया और ठीक हो गया, वो अब इस तरह की चीजों को अब थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि रिस्क, जैसे कहते हैं, डॉक्टर सरीन ने भी बोला कि ये रिस्क आपसे ज्यादा बाकी पब्लिक को है। एक आदमी 10-12 लोगों को ट्रांसफर कर सकता है ये इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली अगर आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है तो। इसलिए आप अगर मान लो अपना टेस्ट नहीं कराते किसी वजह से, तो आप पहले अपनी फैमिली को रिस्क में डाल रहे हैं, फिर अपने को वर्कर्स को रिस्क में डाल रहे हैं, और बाकी सारी पॉपुलेशन में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर सिम्टम्स नहीं है, घर में बुजुर्ग हैं, ये नहीं कि आप डर के यकायक पहुंच जाए जी टेस्ट ही करा लेते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। 1.3 बिलियन लोगों को टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ICMR की शुरू में गाइडलाइंस थी, और मैंने जैसे बताया कि अगर आपको जरा भी सिम्टम्स है या आपको एक्सपोजर हुआ है किसी को जो पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड पॉजिटिव है, या आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है किसी वजह से, ऑपरेशन कराना है, तो आपको वो टेस्ट करना वो जरूरी है और वो करना चाहिए। अब तो ICMR ने खोल भी दिया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप अगर कोई जाए और कहे कि मुझे टेस्ट कराना है तो वो वेलकम है। वो अच्छा है, क्योंकि उससे ज्यादा लोग आइडेंटिफाई होंगे। हमें जो रिजल्ट आते हैं इसके, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। उस रिजल्ट के हिसाब से हमें आइसोलेशन और क्वारंटीन करना चाहिए, जिसकी वजह से नंबर थोड़े कंट्रोल में आएंगे। इसलिए टेस्ट जरूर करिए, पर सबको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब। जी डॉक्टर अरोड़ा, एक एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, पौष्टिक भोजन खाइए, सिगरेट शराब का सेवन ना कीजिए, ये बातें लगातार कही जाती हैं, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? और जैसे फर्ज कीजिए आप सैर पर भी जा रहे हैं, बहुत से लोगों को ये शिकायत आती है, अरे भाई मैं हांफने लगता हूँ, मैं वॉक करने जा रहा हूँ, खुले में हूँ, पार्क में हूँ, मैं मास्क लगाता हूँ तो सांस लेने में तकलीफ होती है, अरे मैं तो खुली हवा में हूँ, वॉक ही कर रहा हूँ तो मास्क उतार देता हूँ। तो क्या करना चाहिए?
देखो, जहां तक वॉकिंग का सवाल है या थोड़ी एक्सरसाइज का सवाल है, जिसके घर में संभव है, अगर मान लो उसके पास आंगन है या छत है, तो प्रेफरेबली वहां पर करे, क्योंकि मास्क लगा के एक्सरसाइज नहीं हो सकती। या अगर वहां पार्क में भी जाते हैं तो ऐसी जगह पर गए जहां कोई और लोग ना हो, या अगर वहां वॉकिंग करते हैं, सैर करते हैं, तो किसी से रास्ते में बात नहीं करें। ये तो बिल्कुल ठीक है कि आप मास्क लगा के जो है सैर नहीं करते। आप साइकिलिंग करते हैं तो बिना मास्क के भी साइकिलिंग कर सकते हैं। अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है कि अगर आप अकेले हैं टू व्हीलर के ऊपर या व्हीकल के ऊपर किसी में भी, तो बिना मास्क के जा सकते हैं। तो मास्क लगा के तो एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। एक्सेस करने के लिए नहीं, मैं सर ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, हमारे ही मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत ही जवान लड़का था, जिम कर रहा था, ट्रेडमिल पर था, मास्क भी लगाया हुआ है, सडनली स्ट्रोक हो गया। मैं देखता हूं अपनी सोसाइटी में रनिंग कर रहे हैं, अच्छे रनर्स हैं, मैंने कहा भाई मास्क मत लगाओ, ऑक्सीजन इनटेक कम है। मैं गलत सलाह तो नहीं दे रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मास्क लगा के एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उससे आपका जो है पूरा जो अंदर सांस जाता नहीं है, ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है, तो आप नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और खाने पीने को लेकर क्या शाकाहारी खाना खाएं या भारी खाना ना खाएं, क्या करना चाहिए डॉक्टर अरोड़ा? नहीं जी, खाने में ऐसा है, अगर आप पौष्टिक आहार खाते हैं, आपको अगर सपोज लोग नॉनवेज खाते भी हैं, सबसे बड़ी चीज है नॉनवेज खाएं चाहे वेज खाएं, वो फुल्ली कुक्ड होना चाहिए। अगर आप हाफ कुक्ड या सेमी कुक्ड लेते हैं तो वो आपको नुकसान कर सकता है। और दूसरा, अगर जिस फल फ्रूट को या सब्जी को पूरा छीला जा सकता है तो पूरा छिलका उतार के खाएंगे, और धो तो लेते ही हैं पहले। अगर छिलका उतार खाते हैं तो उससे सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, दूसरे इन्फेक्शन भी कम होने का चांस रहता है। बाकी जैसे बताया गया है कि अगर आजकल आयुष के हिसाब से अगर उसमें हल्दी है, तुलसी है, इसका काढ़ा बना के लेते हैं, अजवाइन है, दालचीनी है, लेकिन उसमें भी जो है काढ़ा जो है लुकवार्म लेना चाहिए। कई लोग बहुत गर्म लेके उल्टा गले को नुकसान कर देते हैं, और वो भी जो है अपच भी हो जाती है जी। बार बार भी नहीं, एक दो बार की बजाय वो हर आधे घंटे में घंटे में लेना शुरू कर देते हैं, तो इससे उल्टा जो है नुकसान होता है। बजाय कि बार बार लेने के आप दिन में 2 बार जैसे टी कॉफी लेते हैं, उसके बदले में अगर वो काढ़ा लिया जाए तो वो ज्यादा ठीक है, ना कि बार बार लेने के लिए। सैयद अब्बास साहब, एक और चीज, इक्विपमेंट घर में देखिए, अब जब कोरोना संक्रमण होता है तो आपको सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाती है, तो क्या आप सलाह देंगे एक आम दर्शक को, घर में ऑक्सीमीटर रखना चाहिए, बड़े बूढ़े हैं या कोई आपको लगता है कि भाई मैं रोज बाहर निकलता हूं, मैं अपने स्टूडियो आता हूं, न्यूज रूम में रहता हूं, लोगों से भी मिलता हूं, शुड आई कीप एन ऑक्सीमीटर इन माई हाउस? डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ऑक्सीमीटर हर घर में 5 लोग हैं, उस पे अगर एक है तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीमीटर से आप अपना बहुत ज्यादा, डॉक्टर ज्यादा सही एडवाइस देंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, खरीद सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कितना खरीदेंगे। अगर मैं बोलता हूं हाँ कल को मार्केट से ऑक्सीमीटर खत्म हो जाएगा, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई डोंट नो कि अभी इंडिया में सप्लाई कितनी ऑक्सीमीटर्स की, जरूरत ऑक्सीमीटर की ज्यादा है हॉस्पिटल्स में, क्रिटिकल केयर में, न कि घर के अंदर। और जैसे कि और डॉक्टर्स ने कहा, इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग वगैरह बढ़ाई जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो कि मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, कि टेस्टिंग जितनी भी बढ़ जाए, 4 लाख 5 लाख हो जाए, लेकिन वो सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट ही जा रहे होंगे अपना टेस्ट कराने के लिए। यहाँ 80% लोग असिम्टोमेटिक है, जो ना टेस्टिंग कराएंगे ना उनको पता होगा। आपको जरूरत नहीं, आप पता कर सकते कि असिम्टोमेटिक पेशेंट कौन है। फिर वही पुरानी बात पे मैं जाऊंगा कि उन सारी चीजों तक पहुंचने से अच्छा है कि अपना केयर खुद कर लें, मास्क लगा लें और इसको गंभीरता से लें। ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं है, ये महामारी है, और महामारी का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसको संभालना, इसमें डेथ्स भी हैं, वायरल है, फैल रहा है, सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल सिचुएशन लेके चलना इज लाइक बेवकूफी। तो और एसिम्टोमेटिक लोगों की आपने जो बात की, मैंने यही सवाल रणदीप गुलेरिया से भी पूछा था। डॉक्टर गुलेरिया क्या कह रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं, तो मैं आप सबका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूंगा। पहले सुनिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा। मानते हैं कि 20 से 40% जो लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं और कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज इस वायरस ने यही हम पे डाला है। अगर सब लोगों जिनको कोविड है उनको लक्षण होते तो हम एकदम उनको आइसोलेट कर पाते, उनको हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाते। 2 चीजें जो ये वायरस करता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, एक तो ये है कि कई लोगों में ये आपके नाक और गले में आ जाता है,
और वहां से आप औरों को इन्फेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए आप एसिम्प्टोमेटिक या मिनिमल सिम्टम्स होते हैं। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि जो सिम्प्टोमेटिक है, जो बहुत खांस रहा है, छींक रहा है, उसके इन्फेक्शन और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने के चांसेस हैं अगर हम कंपेयर करें कि जिसको कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन अगर आपके नाक और गले में वायरस है और आप बोल रहे हैं या जोर से बात करते हैं या किसी से लड़ते हैं, तो आपके जो वायरस गले में है वो भी काफी दूर तक जा सकते हैं और आप इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। डॉक्टर अरविंद लाल, देखिए बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और 20 से 40% का आंकड़ा बता रहे हैं पॉपुलेशन का, ये मंगस आंकड़ा हो जाता है। 25 से 50 करोड़ भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। हम यहाँ फिर से कहना चाहेंगे, डरा नहीं रहे हैं दर्शकों को, लेकिन समझने की जरूरत है। और एसिम्प्टोमेटिक आदमी भी संक्रमण फैला सकता है। डॉक्टर लाल, पहले एक ये भी चल रहा था कि एसिम्प्टोमेटिक आदमी दूसरे को संक्रमण नहीं देगा, पर ये तो और एहतियात बरतने वाली बात हो गई। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल जब होंगे तो जैसे अभी डॉक्टर सरीन ने आपको समझाया कि उनके अंदर एंटीबॉडी भी जल्दी पैदा होगी। तो इस पर एसिम्प्टोमेटिक के दो रवैये हैं कि ये आप मत सोचिएगा कि इसको इन्फेक्शन है, पर साइलेंट इन्फेक्शन है। ये सोचना गलत है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इतने भारी जब ये बीमारी फैली हुई है तो अ पेशेंट हैज कम इन कांटेक्ट विद पर्सन हु इज कैरिंग द वायरस। आपके शरीर के अंदर सैकड़ों बैक्टीरिया हैं, सैकड़ों वायरस हैं, उनमें से अगर एक ये भी है तो ये आया, बैठा, चला गया। पर ये जो एंटीबॉडी अंदर आपकी बना जाएगा, आईजीजी एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, वो एक बहुत बढ़िया चीज है। और वही एंटीबॉडी हम लोग देखते हैं जब एक प्लाज्मा जिसको हम जब डोनेशन लेते हैं कि उसका आईजीजी एंटीबॉडी टाइटर हाई होना चाहिए। तो ये एसिम्प्टोमेटिक जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर सकते। अगर है तो है, पर उसके बारे में आप जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोविड-19 हुआ है तो मेरे आस पड़ोस वाले जितने भी हैं उनको तीसरे या 5वें दिन के बीच में आपको जरूर टेस्ट करना है। इनको आप मत जाने दीजिए। सर, इसमें एक और चीज समझाइए डॉक्टर लाल। वो अपने पेशेंट उनके पास घर पे हैं या कांटेक्ट पे आए। डॉक्टर लाल, एक और चीज समझाइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं, एंटीजेंस जो बन जाते हैं। एक एंटीजन टेस्ट है, एक आरटीपीसीआर है। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे ही एक बड़े क्लोज फ्रेंड, मेरे कुलीग रहे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। 14 दिन तक पॉजिटिविटी चलती रही। आरटीपीसीआर में उनकी पॉजिटिव आ रही है। वो मुझे कह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक्सपर्ट हैं, कि यार एंटीजन टेस्ट होता तो मेरा नेगेटिव आता, आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आया, उनको 14 दिन लग गए एंड कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक, एक भी लक्षण नहीं। डॉक्टर लाल। हाँ जी, तो इसलिए आरटीपीसीआर जो टेस्ट है ये सबसे सेंसिटिव टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके साथ आप एंटीजन टेस्ट को पहले तो कभी भी मत मिलाइए। और 30% हमें पता चल गया है कि एंटीजन टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो जो इनफैक्ट जो पॉजिटिव है उनको हम नेगेटिव बता रहे हैं। तो अगर आप भारतवर्ष में अब आप सोचिए कि अगर हम 10 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे हैं और उनमें आधे से ज्यादा अगर हम एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, मतलब 5 लाख, और हमारी पॉजिटिविटी अगर सपोज करिए कि 8% है, तो मतलब 40,000 उसमें पॉजिटिविटी हो सकती है। पर जो 30% जो उसमें नेगेटिव है, तो 1,28,000 या 30,000 के करीब जो पेशेंट है वो हम डिटेक्ट नहीं कर रहे। तो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक लैब का आदमी हूं, हम आरटीपीसीआर के अलावा और कोई टेस्ट नहीं करना चाहिए इस बीमारी के लिए। जो एंटीजन टेस्ट है वो एक बहुत ही रेयर ओकेजन में कर सकते हैं, पर उसको एक वो गोल्डन रूल नहीं बना सकते। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं अब एंटीबॉडी की। जब पेशेंट एक कांटेक्ट में आता है किसी कोरोना वायरस के, और किसी पेशेंट के सफर करता है या उसकी कांटेक्ट में आता है, तो थोड़े दिनों के बाद, 15-20 दिन के बाद, उसके अंदर एक आईजीजी एंटीबॉडी बन जाती है। और ये एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव है। अभी इस पे पूरे आंकड़े नहीं हैं, कि पूरी स्टडी नहीं आई है कि कितनी देर तक ये पॉजिटिव होंगे, कितने लोग पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे। ये बात की बात है, ये एक रिसर्च की बात है जी। पर जो रूल ऑफ द थंब है वो ये है कि आईजीजी एंटीबॉडी जैसे बनी और अब आईजीजी के टेस्ट अवेलेबल हैं, ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, अब मेरे पास सर सिर्फ 4 मिनट का समय रह गया है। डॉक्टर सरीन, मैं लास्ट कमेंट्स आपसे चाहूंगा। देखिए, ये
कोरोना का ग्राफ डिप करना चाहिए था। दिल्ली जैसे शहरों में डिप करता हुआ दिखा भी, डॉक्टर सरीन आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फिर से स्पाइक आ गया है। तो ये सेकंड वेव कितनी खतरनाक हो सकती है। और हम स्पेनिश फ्लू 1918 की उस महामारी की बात करें तो वहां पर भी सेकंड वेव और ज्यादा खतरनाक थी और ज्यादा व्यापक थी। मेरे विचार से सेकंड वेव नहीं है, अगर होगी तो शायद विंटर में, दिसंबर में आने का चांस है। पर एक दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी को भी कोरोना के सिम्टम होते हैं उससे 2 स्टेजेस पहले होती है, एक लेटेंट, एक प्री सिम्टोमेटिक, एक सिम्टोमेटिक। और प्री सिम्टोमेटिक और लेटेंट करीब 5 दिन पहले आती है। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप सोशल पुलिसिंग करें, मास्क पहने, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 5 दिन पहले आप नहीं डिसाइड कर सकते। दूसरा, डॉक्टर लाल ने एक बहुत अच्छा बात बताया कि RT-PCR और एंटीजन टेस्ट, अगर किसी व्यक्ति को 10,000 वायरस पार्टिकल हैं तो एंटीजन भी पॉजिटिव है और RT-PCR, पर अगर 1,000 वायरस पार्टिकल हैं तो एंटीजन टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा और RT-PCR पॉजिटिव रहेगा। मतलब 1,000 गुने का अंतर है। और इसलिए हम ये सोचे कि हर रैट नेगेटिव, एंटीजन नेगेटिव इज ट्रू नेगेटिव, वो सही नहीं है। हमें RT-PCR और तो RT-PCR ज्यादा रिलायबल टेस्ट है, ये चीज आ रही है। डॉक्टर यतिन मेहता, 40 सेकंड में ही सर मैं लास्ट कमेंट्स चाहूंगा। देखिए, अभी तक लक्षणों की जो बात होती थी कि बुखार आ गया या खांसी हो रही है, गले में दर्द है, पर ये जैसा वायरस म्यूटेट भी कर रहा है, क्या लक्षण भी फर्क हो रहे हैं? कुछ और लक्षण जिनके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भाई ये हो रहा है तब भी आप अपना टेस्ट कराइए? देखिए, शुरू में जो लक्षण थे वो बेसिकली रेस्पिरेटरी थे। अब गला खराब होना, नजला होना, खांसी होना, निमोनिया के साइन, सांस बढ़ना, उसके बाद जो डिटेक्ट हुए हैं, एटलीस्ट इंडिया में अबाउट 10% लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइन हुआ, डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, स्टमक के सिम्टम्स। और अब उसके बाद मालूम पड़ा है कि लोगों को स्मेल की सेंस चली जाती है, टेस्ट की सेंस चली जाती है और कंफ्यूजन भी हो सकता है कि नए नए सिम्टम्स इसके आ रहे हैं। मैंने अभी पब्लिश किए 2 केसेस, जो डायबिटिक नहीं थे मरीज, उनको बहुत सीवियर डायबिटीज हो गया इसकी वजह से। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू से मालूम पड़ा कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो जानलेवा हो सकता है वो भी इसमें बढ़ जाता है कोविड की वजह से। डॉक्टर अरोड़ा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारे बढ़ जाते हैं। हाँ डॉक्टर अरोड़ा सर, 30 सेकंड्स प्लीज। जी बताइए। सिम्टम्स के बारे में और क्या कुछ जानकारी, क्या एहतियात बरतनी चाहिए हमें? मैं सिम्टम की बात जैसे बताना चाहूंगा कि बहुत बार सिम्टम इतने लाइट होते हैं कि पेशेंट सोचता है सिम्टम हुए ही नहीं। जैसे अभी बताया कि उसको 1 या 2 लूज मोशन हुए, वो पेशेंट सोचता है कि मैंने काढ़ा पिया था इसलिए हो गया, मैंने बर्गर खा लिया, मैंने कोई घी वाली चीज खा ली। इसी तरह से हल्का सा जुकाम हुआ, हल्का सा फीवर 1 दिन के लिए एग्जर्शन से हुआ, तो वो हल्के सिम्टम को एसिम्प्टोमेटिक मान लेते हैं। इसलिए हमें सिम्टम पे नहीं जाना, सिम्टम है या नहीं है। अगर आपके घर में किसी एक को भी अगर कोरोना आ रहा है, एक आप सब लोग टेस्ट कराइए। दूसरा, अगर आप बचना चाहते हैं तो हर हालत में 3 चीज के लिए मैं कहूंगा, मास्क, हैंड हाइजीन और कॉन्टैक्ट टाइम को कम कीजिए। सोशल डिस्टेंस हमारे हाथ में नहीं है, हम कई जगह जाते हैं, वहां भीड़ होती है, हम हट नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमें किसी के पास भी रहना है, वो 5 मिनट के अंदर अपने काम को कॉन्टैक्ट टाइम कम रखें। कंक्लूडिंग कमेंट्स डॉक्टर सैयद अब्बास सर, 30 सेकंड्स, आई हैव टू वाइंड अप। जी मैं सबसे अग्री कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे बचना का काम हमारा अपने हाथ में है। वैक्सीन का, मैं वैक्सीन एक्सपर्ट हूँ तो मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन आएगी, लेकिन हाँ सबको एक साथ नहीं मिलने वाली। जब तक नहीं आ रही है, अगला 1 साल 1.5 साल खुद को बचा के रखें, इसका कोई और आपको बचाने नहीं आने वाला है। अगर आपने नहीं बचाया अपने आप को, आज नहीं कल इसकी लपेट में आ जाएंगे आप लोग। मैंने बहुत सादा और नहीं, आप वैक्सीन के एक्सपर्ट है, सपोज करिए, फर्ज कीजिए, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मार्च में वैक्सीन आ भी जाती है, तो आम आदमी उस वैक्सीन को कब ले पाएगा? वो टाइमलाइन थोड़ा एक बार बता दीजिए 20 सेकंड में। कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा। उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसमें से उम्मीद है कि 40-50% इंडिया में रखा जाएगा, और उनकी कैपेसिटी 100-125 करोड़ वायल बनाने की 1 साल में। तो मतलब वैक्सीन जब आ भी जाएगी पब्लिक कंजम्पशन के लिए 6 से 8 महीने और लगेंगे। तो एहतियात 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 आप बरतते रहिए।
आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। साधारण, सीधी सादी, सरल भाषा में आज आपने इस महामारी से हम कैसे लड़ें वो देशवासियों को समझाया है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा